हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बात बताइए, जियोग्राफी सुनते ही दिमाग में क्या आता है? वो लंबे लंबे आंसर्स एंड कंफ्यूजिंग मैप्स, या फिर रिवर्स और बॉर्डर का रट्टा मारना? अगर ऐसा है तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जियोग्राफी की महा रिवीजन सीरीज़। इस सीरीज़ का सिंपल सा रूल है कि कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट। हम हर एक टॉपिक को, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को इतने मज़े से और इतनी सिंपल लैंग्वेज में क्लियर करेंगे कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम पास है, मुझे पता है, पर चिल करिए। अगर आपने ये सीरीज़ अच्छे से फॉलो कर ली तो जियोग्राफी में स्कोर करना आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। सो आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम इसमें कौन से टॉपिक क्लियर करेंगे। हम कंप्लीट जियोग्राफी करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें इनके ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा। हम महा रिवीजन सीरीज़ लेके आए हैं। हम इसमें मैक्सिमम, मुझे लगता है कि हम 10 डेज़ या 12 डेज़ में पूरा जियोग्राफी अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। ये रिवीजन सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम करेंगे सबसे पहले जियोग्राफी इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। ये 2 टॉपिक आज हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जिसमें इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको साथ के साथ हाईलाइट करूँगी, आपको बताऊँगी किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। लेकिन ये जो चीज़ हमने लिखी है वो सब कुछ इसमें याद करने का नहीं होता है, बस हमें वर्बली हमें नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। मैं बस आपको वो भी बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि जियोग्राफी है, जियोग्राफी जो वर्ड आया था वो ग्रीक वर्ड है। और ये टर्म सबसे पहले किसने यूज़ की थी? जियोग्राफी टर्म है जो सबसे पहले किसने यूज़ की थी? इरेटोस्थेनीज ने यूज़ की थी। और फादर ऑफ जियोग्राफी हैं वो हिकेटियस हैं। अब एग्ज़ाम में 2026 चल रहा है, एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये पहले के टाइम में पूछे जाते थे कि फादर हु इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी, अब नहीं पूछे जाते। लेकिन हमें ये फिर भी इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं। जैसे फादर ऑफ जियोग्राफी है हिकेटियस है, और उन्होंने एक बुक लिखी थी जो थी जस पीरियोडस। इसका मतलब था कि अर्थ को डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब अबाउट अर्थ, अर्थ के बारे में हमें अच्छे से उसमें पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। उसका यही मतलब है जस पीरियोडस का। बस हमें ये वर्बली याद रखना है। इसमें ये एग्जाम में इस टाइप से नहीं आएगा, जो आएगा वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अब हम देख लेते हैं मैप कितने टाइप के होते हैं। जो मैप होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है कि हम उनके बारे में रिवर्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स, प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, वो फिजिकल मैप होता है। और पॉलिटिकल मैप होता है कि हम स्टेट्स पढ़ेंगे, कंट्री की बाउंड्रीज पढ़ेंगे, वो पॉलिटिकल मैप में आता है। और जो इंडिया है हम देख लेते हैं वो कहाँ लोकेटेड है। वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। कभी कभी किसी एग्जाम में जो ग्रुप डी टाइप एग्जाम है उनमें इतना नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हमें ये अच्छे से याद रखना है कि हमारा इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में लोकेट करता है। और इंडिया को पहले किस नाम से भी जाना जाता था? जम्बू द्वीप भी कहा जाता था इंडिया को। हमें पता है हिंदुस्तान बोल देते हैं, हम भारत बोल देते हैं, लेकिन जम्बू द्वीप इस नाम से भी इंडिया को जाना जाता है। जो जो चीज़ मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे। ये एक ऐसी सीरीज़ है, आप अगर आप इसको 2 बार भी सुन लेंगे ईयरफोन लगा के तो आपको ये अच्छे से आपके दिमाग में फीड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इंडिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस टाइप से है। अब इसके सबसे पहले हम देख लेते हैं जो एंड पॉइंट है ईस्ट साइड में इंडिया का, जो ईस्ट में जो आखिरी पॉइंट है उसको क्या कहा जाता है? वो किबियू है। किबियू कहाँ पड़ता है? किबियू पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा जो नॉर्थ पॉइंट है, नॉर्थ पॉइंट का जो लास्ट है जो इंडिया का, उसे इंदिरा काल कहा जाता है। और इंदिरा काल कहाँ पे है? लद्दाख में है। हमें ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं, ये आई थिंक आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो हमारी वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड में जो हमारी बाउंड्री का जो लास्ट पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है हमारे इंडिया का? वो है गुहार मोती। गुहार मोती कहाँ पे है? गुजरात में है गुहार मोती। नेक्स्ट जो हमारा साउथ बचा, साउथ में क्या है? साउथ कहाँ पे? कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में। और ये जो साउथ पॉइंट है ना, इसकी 3 नाम है। इसे हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि केप कैमोरियन, इसे केप कैमोरियन भी बोल देते हैं, पार्सन बिंदु भी बोला जाता है इसको, और इंदिरा पॉइंट। ये 3 नाम से भी इसको बताया जाता है कि साउथ पॉइंट हमारा इंडिया का केप कैमोरियन, पार्सन बिंदु, इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट है कि शेप पूछ लेते हैं कि हमारे जो इंडियन मैप की जो शेप है वो कैसी होती है? वो क्वाड्रिलेटरल होती है।
और उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं, जैसे अर्थ है, अर्थ का डायग्राम में जैसे इक्वेटर आपको पता है, जो मिड से ये लाइन जा रही है इक्वेटर की 0 डिग्री पे है, और जो हमारी दो रेखा होती हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड मकर रेखा होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दोनों ही 23.5 डिग्री सेल्सियस पे होती हैं। और उसमें देख लेते हैं लैटिट्यूड कौन सा होता है। लैटिट्यूड लाइन होती हैं जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं। लैटिट्यूड लाइन होंगी जो हमारी हॉरिजॉन्टल होंगी, और जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है वो हमारी वर्टिकल लाइन होती है जो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। तो लैटिट्यूड लाइन है हमारे अर्थ का जो एरिया है लैटिट्यूड टाइप से कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है। लैटिट्यूड से हम देखा जाए मतलब वेस्ट से लेके ईस्ट तक हमारा ये है 8 डिग्री 4 इंच से लेके 37 डिग्री 6 इंच तक। वैसे तो पहले के टाइम में ये वाले इंपॉर्टेंट होते थे पॉइंट्स, बट अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइप से ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में इतना ईजी वे में। और लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं वो 68 डिग्री 7 टू 97 डिग्री 25 इंच तक होती हैं। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं IST। IST टर्म क्या होती है। IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो ये कहाँ पे बिलोंग करता है, कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर पे। हमें जस्ट ये पता होना चाहिए, लेकिन ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम ये देख लेते हैं जो ये IST है ये कहाँ कहाँ कौन से स्टेट से गुजरती है। ये 5 स्टेट से गुजरती है। तो ये कहाँ से, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ी, आंध्र प्रदेश। तो इसमें हम इजीली याद कर सकते हैं यूपी, MP, AP ये इसी टाइप से होगी, और साथ में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को उड़ी छत, इस वे में इसको याद कर लेंगे। और इसके बाद आता है GMT। GMT होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम में ये है कि जो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है ना वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, 5 आवर्स 30 मिनट्स हमारा IST ग्रीनविच टाइम से आगे है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारे इंडिया के। तो हम वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ देखेंगे, उसी सीरीज़ में देखेंगे बिल्कुल लाइन वाइज। तो ये देख लेते हैं इसमें सबसे पहले कहाँ से गुजरती है। सबसे पहले वेस्ट से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें हम इसको किस ट्रिक से याद रखेंगे, हमें इसकी ये ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। इसमें मी से क्या है, मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो हम इसको इस ट्रिक से याद रख लेंगे कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो मित्र पर गमछा झार। और इसको में सबसे ये भी याद रखना है कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है सबसे ज़्यादा कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश में इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है। ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम लंबाई कहाँ पे है, राजस्थान में है कर्क रेखा की। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो क्लाइमेट है वो कैसा है हमारे इंडिया का, वो है मानसूनी जलवायु है। और इंडिया में उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप की जलवायु हमारे इंडिया में है। अब ये एरिया देख लेते हैं, ये जस्ट रबली आपको पता होना चाहिए। ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है हमारे इंडिया का एरिया, जो कि 2.43% पार्ट ऑफ होल वर्ल्ड है। उसके बाद देख लेते हैं 7th रैंक है एरिया में हमारे इंडिया की। तो उसमें सबसे ज़्यादा पूरी धरती पे सबसे ज़्यादा एरिया है रशिया का, देन कनाडा, देन चीन, USA 4th है, 5th ब्राज़ील, 6th ऑस्ट्रेलिया, 7th इंडिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लेंथ देख लेते हैं। जब हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो नॉर्थ से लेके साउथ तक हमने कितना एरिया कवर किया है। नॉर्थ से लेके साउथ तक 3214 किलोमीटर, 3214 ऐसे याद कर लेंगे। 3214 किलोमीटर या लेंथ होती है हमारी, और ब्रेड्थ होती है ईस्ट से वेस्ट तक जो इंडिया का एरिया है वो है 2933 किलोमीटर। हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। और जो हमारी स्थलीय सीमा है, कंप्लीट स्थलीय है, वो कितने किलोमीटर पे है, 15,200 किलोमीटर। तो इसमें हम देख लेते हैं जो इंडिया है वो किसके साथ ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा, हम इसी तरीके से मैंने इसको डिनोट कर रखा है। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा
लगती है इंडिया की, देन चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ उससे थर्ड नंबर पे आएगा, देन नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है। तो सबसे बड़ी सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। वो आप जस्ट इतना याद कर लेंगे कि 4000 समथिंग किलोमीटर हमारी सीमा लगती है इंडिया की बांग्लादेश के साथ, जो कि 27% है हमारा। और सबसे छोटी अफगानिस्तान की, जो कि 106 किलोमीटर है। हमें ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद है बांग्लादेश है, वो कितने स्टेट्स को टच करता है, हमारे इंडिया के कितने स्टेट्स को, 5 स्टेट्स को टच करता है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बंगाल। बस इसमें हम ये याद रखेंगे कि जो बांग्लादेश है वो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, हमारे पश्चिम बंगाल के साथ। इतना ही याद रखना है इसमें। और जो चीन है वो भी 5 स्टेट्स को टच करता है, बांग्लादेश भी 5 स्टेट्स और चीन भी 5 स्टेट्स। तो इसमें हमें कौन से देख लेते हैं सबसे पहले, कौन से स्टेट्स को चीन है वो टच करता है। हिमाचल, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। और जो चीन है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो सीमा साझा करता है वो है लद्दाख से करता है। बस हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन। जो मैकमोहन लाइन है वो इंडिया और चाइना के बीच में होती है। हमें बस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। मैकमोहन लाइन है वो इंडिया और चाइना के बीच में है, और इसकी लोकेशन कहाँ पड़ती है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कभी कभी लोकेशन भी पूछ लेते हैं कि मैकमोहन लाइन कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अरुणाचल प्रदेश में है, इंडिया और चाइना के बीच की मैकमोहन लाइन है। ये हमें अच्छे से याद रखना है। अब देख लेते हैं पाकिस्तान टच करता है 5 हमारे स्टेट्स को, और जिसमें है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, गुजरात। अब आप ये देख रहे होंगे कि भी पाकिस्तान ना जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा टच करता होगा, बट नहीं, हम सोचते हैं ऐसे, लेकिन नहीं, राजस्थान की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है पाकिस्तान के साथ। 1947 में जो रेड क्लिफ लाइन है वो बनी थी हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। तो हमें ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। नेक्स्ट है नेपाल टच करता है 5 स्टेट्स को, जो कि 1751 किलोमीटर है। ये किलोमीटर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये मैंने जस्ट फॉर नॉलेज आपके लिए लिखा हुआ है। अब हम देख लेते हैं, ये नेपाल है वो टच करता है उत्तराखंड को, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम। और नेपाल सबसे ज़्यादा टच करता है बिहार को, सबसे ज़्यादा सीमा बिहार से साथ लगती है। म्यांमार टचेज 4 स्टेट्स, इसमें देख लेते हैं अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसमें सबसे ज़्यादा म्यांमार है वो अरुणाचल को सबसे ज़्यादा टच करता है। नेक्स्ट है अराकान योमा पर्वत। ये अराकान योमा पर्वत है वो किसके बीच में है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अराकान योमा पर्वत है वो इंडिया और म्यांमार के बीच में है। हमें ये अच्छे से याद कर लेना है, ये याद करने वाला पॉइंट है। उसके बाद है भूटान टच करता है 4 स्टेट्स को, जिसमें है सिक्किम, बंगाल, असम, अरुणाचल। और ये जो भूटान है सबसे ज़्यादा इसकी सीमा लगती है असम के साथ। नेक्स्ट है अफगानिस्तान टच करता है लद्दाख को, 106 किलोमीटर है ये कंप्लीट इंडिया को जैसे, और इसमें ये लद्दाख को टच करता है अफगानिस्तान। अब इसमें देख लेते हैं LOC किसके बीच में है, LOC है इंडिया और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान नहीं है। उसके बाद है LAC किसके बीच में है, LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन अफगानिस्तान। हमें ये भी अच्छे से याद करना है, LAC, इसके बारे में बस नॉलेज होनी चाहिए। और इसके बाद अगर आपने सुना होगा अक्साई चीन के बारे में, तो अक्साई चीन भी है एक एरिया जो चाइना और इंडिया के बीच में है, उसे अक्साई चीन भी कहा जाता है। इस पे चीन का कब्जा है। अब हम देख लेते हैं जलीय सीमा हमारे इंडिया की, जिसकी टोटल लेंथ कितनी है, 6100 किलोमीटर है। इसमें क्या है कि जो लेंथ अगर हम इंक्लूड करें, आइलैंड्स भी हैं हमारे, कितने आइलैंड है, लक्षद्वीप हो गया और इसमें अंडमान निकोबार है। अगर हम आइलैंड के एरिया को अगर इंक्लूड करेंगे तो इसका कितना किलोमीटर बनेगा, 7516.6 किलोमीटर बन जाएगा अगर हम आइलैंड को इंक्लूड करते हैं। अब ये जो जलीय सीमा है ना, ये टच करती है 66 डिस्ट्रिक्ट को, 9 स्टेट को एंड 4 यूटीज़ को। 66 डिस्ट्रिक्ट, 9 स्टेट्स एंड 4 यूटीज़, हमें ये अच्छे से याद कर लेना है। अब हम इसमें मैप में देख लेते हैं, जैसे ये हिंद महासागर हो गया, ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, इतना तो आपको पता ही होगा। और ये जो इतने स्टेट्स हैं हमारे, ये सभी ये जलीय सीमा साझा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कोस्टल एरिया हम साझा करता है, जो स्टेट है वो कौन सा है, वो गुजरात है। हमें ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा गुजरात लंबी सीमा बनाता है कोस्टल में, और सबसे कम है वो गोवा, ये याद करेंगे। उसके बाद हमारी यूटीज़ कौन सी हैं, हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो हैं अंडमान निकोबार,
सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा किलोमीटर है 1962, ये कितने किलोमीटर है। देन लक्षद्वीप, देन पुडुचेरी, देन दमन एंड द्वीप फोर्थ, ये सबसे छोटी यूनियन टेरिटरीज है जो 42 किलोमीटर तक, सिर्फ इतना ही एरिया है इसका। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोस्टल बाउंड्रीज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो इसमें जैसे इंडिया का ये मैप दे रखा है, ये इंडिया है, उसके बाद जो इंडिया के बिल्कुल पास से गुजर रही है वो बेस लाइन है, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में ये आ रहा है टेरिटोरियल सी, इसमें सी ये पार्ट है टेरिटोरियल सी का। देन जो नेक्स्ट लाइन बनेगी बेस लाइन के बाद ये है कंटेजियस जोन। कंटेजियस जोन होता है तो ये इसमें दिखा रखा है कि हमारी, कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो हमारी बेस लाइन है, बेस लाइन से हमारा जो टेरिटोरियल सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 12 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल होता है 1.8 किलोमीटर जितना होता है। तो अगर हम ये बता दें कि इनके बीच का डिफरेंस, बेस लाइन और टेरिटोरियल सी के बीच का डिफरेंस है वो 12 नॉटिकल माइल है, और अगर हम करें बेस लाइन और इसमें कंटेजियस जोन के बीच का जो डिफरेंस है वो 24 नॉटिकल माइल है। हमारा जो एरिया है जहाँ पे हम कस्टम ड्यूटी लगती है, जो कस्टम ड्यूटी हम ले सकते हैं, हमारा जो अधिकार है इंडिया का, वो सिर्फ इस कंटेजियस जोन तक ही है, इससे बाहर हमारा एरिया नहीं है। वो सभी कंट्रीज़ का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, उसमें सभी का समान अधिकार है। तो अब इसके बाद कंटेजियस लाइन के बाद भी जो एरिया आ जाता है जिसे हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, एक्सक्लूसिव, और ये कहाँ तक है, ये 200 नॉटिकल माइल तक है। यहाँ पे हमारा कोई अधिकार नहीं है और यहाँ पे सभी देशों का समान अधिकार है। अगर यहाँ पे किसी दूसरे देश का शिप भी यहाँ तक पहुँच जाता है तो हम उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर किसी दूसरे कंट्री का शिप है वो कंटेजियस जोन के यहाँ पे एंटर करेगा तब हम कोई भी लीगल राइट है हमारा, हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक ही है, यहाँ तक भी पहुँच गया है, तो हम उसमें कोई, वो हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो सभी का अधिकार है, वहाँ तक वो आ जा सकते हैं। नेक्स्ट ये देख लेते हैं, ये पास्ट की बात है। जो पुडुचेरी था वो फ्रांस के अधीन था। वो पूछ लेते हैं जो हमारा पांडिचेरी जो हम अब हमारा है इंडिया का, वो किसके अधीन था, वो फ्रांस के अधीन था, जिसमें 3 स्टेट होते थे पहले और 4 एरियाज़ होते थे पुडुचेरी के। तो अभी क्या है, उसको जो मेन पुडुचेरी है वो तमिलनाडु बन गया है, उसका कराईकाल है वो भी तमिलनाडु में ही है। जो यनम था 3rd एरिया वो आंध्र प्रदेश में चला गया है, और जो माहे था वो केरला में चला गया है। तो हमें कभी ये है कि अब तो ये अलग अलग स्टेट में इसका जो पार्ट था पुडुचेरी का ये डिवाइड हो गया है अलग अलग स्टेट में, लेकिन हम इसके नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि पुडुचेरी है, कराईकाल है, यनम है एंड माहे है, इनके जस्ट नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, द मीन सी लेवल ऑफ इंडिया इज़ मेजर्ड फ्रॉम चेन्नई। जो हमारा सी का लेवल है, हम उसकी डेप्थ जो अल्टीट्यूड उसका चेक करते हैं वो कहाँ से चेक किया जाता है, मीन लेवल क्या है वहाँ उसका, वो चेन्नई है, चेन्नई से उसको मेज़र किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इंडियाज़ लॉन्गेस्ट लैंड इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बांग्लादेश है। जो इंडिया है वो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जो मैकमोहन लाइन है वो चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, इंडिया में ही तो है। तो जो मैकमोहन लाइन है वो चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ही हम कर चुके हैं। और ये कब बनी थी, मैकमोहन लाइन को कब बनाया गया था, 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन लाइन बनी थी। अकॉर्डिंग टू एरिया देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, जो कि हम सबको बताए इतना तो, और सबसे छोटा गोवा है। ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ये हमने स्कूल में भी बहुत बार पढ़ा हुआ है, ये सबको आता है। अकॉर्डिंग टू एरिया यूटी में देखा जाए, यूनियन टेरिटरीज में, तो सबसे बड़ा यूटी अब लद्दाख हो गया है, और सबसे छोटा है वो लक्षद्वीप है। पहले हमारा जब तक लद्दाख नहीं बना था यूनियन टेरिटरी, तब तक हमारा अंडमान सबसे बड़ा था, लेकिन अब लद्दाख सबसे बड़ा यूटी है। अब हम देख लेते हैं टॉप 5 स्टेट्स एरिया वाइज। सबसे बड़ा स्टेट हमारे इंडिया में राजस्थान है, देन मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, देन गुजरात। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए टॉप 5 स्टेट, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, देन महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब हम देख लेते हैं
चैनल्स। चैनल्स को अक्षांश रेखा भी कहा जाता है हिंदी में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये अच्छा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम देख लेते हैं, इसको ऐसे पूछा जाएगा, उसमें बहुत सारे डिग्री चैनल आपको आंसर में मिलेंगे, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, बहुत सारे उसमें डिग्री चैनल्स लिख देंगे। और फिर इसमें पूछा जाएगा कि लक्षद्वीप और मिनिकाय भारत के बीच में कौन सा चैनल है, तो उसको आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप और मिनिकाय भारत के बीच में 9 डिग्री चैनल होता है, और जो मिनिकाय भारत है और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट है जो लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। ये आपको अच्छे से याद करना है। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार भी अगर सुन लेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इसमें कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, ये इजी है, और ये हमारे बारे में ही तो है जो हम स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद है जो कार निकोबार है, कार निकोबार के काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये छोटे छोटे आइलैंड्स है कार निकोबार के जो आप देख रहे हैं इसमें। तो कार निकोबार और इंडोनेशिया में सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा नाम है आइलैंड का, तो उसके बीच में कौन सा चैनल है, वो ग्रैंड चैनल है। नेक्स्ट आ जाते हैं कोको आइलैंड। कोको आइलैंड कहाँ पे है, सबसे पहले तो ये भी पूछ लेंगे कोको आइलैंड कहाँ पे है, वो म्यांमार में है, ठीक है। तो उस कोको आइलैंड म्यांमार और अंडमान के बीच में कौन सी जल संधि है, कौन सा स्ट्रेट है, वो कोको स्ट्रेट है, वो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि भी यही है। उसके बाद देख लेते हैं, जैसे इंडिया का मैप है, यहाँ पे आपको पता ही है ये श्रीलंका होता है, तो इंडिया में जो लास्ट में ये तमिलनाडु होता है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसको क्या बोला जाता है, पाक जल संधि बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि हमारे अंडमान जो यूटी है ये कहाँ किस साइड है, ईस्ट साइड है, और लक्षद्वीप है किस साइड है, वो वेस्ट साइड है। ये आपको अच्छे से याद करना है। तो इसमें देख लेते हैं, हाँ ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि पाक जल संधि है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है। अब देख लेते हैं भारत और श्रीलंका के बीच एडम ब्रिज है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेते हैं जो एडम ब्रिज है वो कहाँ पे सिचुएशन, उसकी लोकेशन पूछ लेंगे। तो वो भारत और श्रीलंका के बीच में एडम ब्रिज है। भारत और श्रीलंका के बीच में रामेश्वरम भी है, रामेश्वरम भी पूछा जाता है लोकेशन कि रामेश्वरम कहाँ सिचुएटेड है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। अब हम ये टॉपिक जो मेन जियोग्राफी के बारे में ज़रा सा जो हमें जानना था वो हम जान चुके हैं थोड़ा बहुत। अब फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया देख लेते हैं, ये भी नॉर्मली आज इसमें हम इस वीडियो में 2 टॉपिक क्लियर कर देंगे। तो इसमें फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में है, सबसे पहले हम अर्थ के बारे में देख रहे हैं। जो अर्थ का सरफेस है वो कैसा है, अर्थ का सरफेस आपको आंसर में कैसा भी कुछ मिल सकता है कि अर्थ का सरफेस स्मूथ है, स्फेरिकल है, कुछ भी लिखा आ सकता है, लेकिन अर्थ का सरफेस हमें दिखने में, हम फोटोज़ वगैरह वीडियोस में देखते हैं वो बिल्कुल स्मूथ एक गोल टाइप लगता है, लेकिन अर्थ का सरफेस बिल्कुल भी वैसा नहीं होता, ये जियोड सरफेस होता है। जियोड सरफेस किस लिए, ऊबड़ खाबड़ जियोड होता है, ऊबड़ खाबड़ है, किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे पठार हैं, पर्वत हैं, झील हैं, मैदान है, इस वजह से अप एंड डाउन्स इतने हैं अर्थ के सरफेस पे, इसलिए वो जियोड सरफेस है। तो हम देख लेते हैं कि भी कितने पार्ट पे माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यू, प्लेन्स हैं। तो जो माउंटेन्स हैं हमारे वो 10.6% पार्ट पे हैं पूरी अर्थ पे, हिल्स हैं 18.5% हैं, प्लेट्यू 27.7% हैं, और जो प्लेन एरिया है वो 43.2% है। उसके बाद देख लेते हैं, भारत को 6 भौतिक क्षेत्र में बांटा गया है। इसमें हमें जस्ट इनके नाम बस पता होने चाहिए, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें वर्बली इनका सबका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं, फर्स्ट नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस होती हैं, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड, ये 6 भागों में बांटा गया है। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र या माउंटेन रेंजेस इन नॉर्थन एरिया, तो ये पूछ लेते हैं। इसमें एक ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो माउंटेन रेंजेस हैं नॉर्थ साइड में वो कहाँ से कहाँ तक है, वो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक हैं, के मोड़ तक, ठीक है। माउंटेन रेंजेस जो नॉर्थ एरिया में है वो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक हैं, और उनका शेप कैसा है, जो उत्तर में है उनका शेप है सेमी सर्कल। उसके बाद उनकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 2400 किलोमीटर, और उनकी ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है वेस्ट साइड में तो 400 किलोमीटर है, और ईस्ट साइड में 150 किलोमीटर है। ईस्ट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश की साइड, और वेस्ट कहाँ पे है, गुजरात की साइड,
तो 400 किलोमीटर ब्रेड मतलब वेस्ट में है, 150 किलोमीटर ईस्ट में है इनकी ब्रेड, मतलब इसमें बताया जा रहा है माउंटेन रेंजेस के बारे में बता रहे हैं। और एवरेज अल्टीट्यूड क्या है हमारी माउंटेन रेंजेस का, वो है 6000 मीटर। उसके बाद हम मूव करते हैं कि एरिया, ये एरिया कितना ऑक्यूपाई करते हैं, ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसमें कवर हो जाता है माउंटेन रेंजेस में। और इसमें बहुत नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं, मोड़दार पर्वत होंगे और स्टिल इनका निर्माण चल रहा है। हम इसमें से काफ़ी रोड बनाते जा रहे हैं, तो ये निर्माण तो चलता ही रहेगा इसमें बहुत सारा, और इसमें बहुत सारे करंट अफेयर अपडेट भी होते रहेंगे। हमें देखो ये स्टैटिक जियोग्राफी तो हमें करनी ही है, लेकिन हमें अब जिस हिसाब से 2026 चल रहा है, 2025 में भी अब ऐसे करंट अफेयर के साथ लिंक करके स्टैटिक जीके पूछी जाती है। अब नॉर्मली आपको कुछ भी ऐसे स्टैटिक जीके सीधी वे में नहीं देखने को मिलेगी एग्जाम में, और ना ही बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर से पूछा जाएगा। अब तो करंट अफेयर में कोई भी चीज़ आ रही है तो वो आपको स्टैटिक जीके से लिंक करके थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में उस अप्रोच के साथ पूछा जाता है। तो हमें पहले स्टैटिक जीके ही आनी चाहिए, सबसे पहले हमें यही करना है। हम जितना मैक्सिमम हो सकेगा, मैं 10 दिन में पूरी जियोग्राफी कंप्लीट आपको रिवाइज करवा दूंगी। उसके बाद हम करंट अफेयर में जो जो चीज़ अब नई बनती जा रही है, देखो डेवलपमेंट तो होती ही रहती है, डेवलपमेंट हो रही है, कभी कुछ बन रहा है, कोई बहुत सारी, तो वो चीज़ हम उसको कनेक्ट करके स्टैटिक जीके के साथ पढ़ेंगे करंट अफेयर को। वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव अप्रोच है, उसमें आपके क्वेश्चन है जो वो ठीक होने के चांसेस काफ़ी हद तक हैं और इसी तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद हम देख लेते हैं अब टॉपिक पे आके कि जो हिमालयन श्रेणी है वो कितने टाइप की होती हैं। 4 टाइप की होती हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक श्रेणी हो गई। तो अब ये जो ट्रांस हिमालय और काराकोरम रेंज आएंगी, बहुत सारी रेंज पढ़ानी है इसमें। ये जितनी भी श्रेणी है हिमालय की, जितनी भी टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब हम इसको, जैसे स्टैटिक मैंने अभी आपको रिवाइज करवा दिया, इसकी ये जैसे ही स्टैटिक जीके कंप्लीट होगी, जो भी 2025, 24 एंड 2026 में जितना भी करंट अफेयर में जियोग्राफी से रिलेटेड, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितना भी डाटा हो चुका है, उसको हम इसको कनेक्ट करके बताएंगे। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।